अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। एशिया कप 2022 के लिए इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और ये स्क्वाड इस एशिया कप के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा प्लेयर इस स्क्वाड में शामिल है ये देख लेते हैं। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो इंडिया के स्क्वाड के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा कैप्टन है, KL राहुल वाइस कैप्टन है, इसके बाद हैं विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव, दीपक हुडा या दीपक हुडा कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ऋषभ पंत विकेट कीपर है, दिनेश कार्तिक ये भी विकेट कीपर है और हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, रविचंद्रन अश्विन भी हैं, युजवेंद्र चाहल हैं, रवि बिश्नोई, इसके बाद अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर। अच्छा, ये जो एंड के 3 नाम बताए हैं, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर, ये जो हैं ये 3 प्लेयर्स रिजर्व पे हैं। तो इंडिया का स्क्वाड कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखते हैं और ये पता ऐसे चलेगा कि इसमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं। तो स्क्वाड आपके सामने। पहले बात कर लेते हैं बैट्समैन की। बैट्समैन में रोहित शर्मा है, KL राहुल हैं, विराट कोहली हैं, सूर्या कुमार यादव हैं और मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इस एशिया कप के स्क्वाड में, वैसे तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी अच्छे ही हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक की बात करें तो ये भी मेरे ख्याल में सबसे डिमांडिंग प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम में। और जिस तरीके से दिनेश कार्तिक बैटिंग करते हैं T20 में तो हम सबको पता ही है और वो बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, रन्स भी स्कोर करके दे देते हैं और एक मैच विनिंग प्लेयर है दिनेश कार्तिक। श्रीलंका या बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया का कोई फाइनल मैच हुआ था, कोई ट्राई सीरीज थी मेरे ख्याल में, तो उसमें दिनेश कार्तिक ने मेरे ख्याल से आखिरी ओवर तक मैच लेके गए थे और वो जितवा भी दिया था। और वो मेरे ख्याल में बांग्लादेश या श्रीलंका थी जो मैच जीत चुकी थी वो टीम, लेकिन दिनेश कार्तिक ने वो मैच जितवा दिया था। तो ये दिनेश कार्तिक को जो स्क्वाड में ऐड किया है और ये इनको होना भी था स्क्वाड में ऐड, क्योंकि दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और मैच विनिंग प्लेयर भी हैं, तो इसलिए इनको स्क्वाड में ऐड किया गया और ये अच्छा डिसीजन है। इस पर कोई भी एतराज़ नहीं करेगा और किसी को भी इस पर ये नहीं होगा कि इनको क्यों सिलेक्ट किया गया। तो दिनेश कार्तिक के बारे में बात हो गई। और बाकी जो बैट्समैन हैं जैसे कि रोहित शर्मा, सबको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अच्छा खेल लेते हैं T20 में भी, और KL राहुल भी बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और इसके बाद हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन विराट कोहली की जो फॉर्म है वो अभी गिरी हुई है और विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अभी जो वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हुई है इंडिया की, उसमें भी विराट कोहली को सिलेक्ट नहीं किया गया था और उससे पहले शायद इंग्लैंड से सीरीज़ थी तो उसमें भी शायद क्या परफॉर्म नहीं कर पाते विराट कोहली। तो अभी क्या चल रहा है विराट कोहली के साथ, इनकी फॉर्म कब आएगी और कुछ कह नहीं सकते। इस एशिया में शायद वो अपनी पूरी फुल फॉर्म के साथ आएँ और सेंचुरी भी बना सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी भी है, उन्होंने T20 में सेंचुरी बनाई भी IPL के अंदर। और तो देखते हैं विराट कोहली क्या कर पाते हैं इंडियन टीम के लिए। वैसे विराट कोहली से मेरे ख्याल से लोगों की जो है एक्सपेक्टेशन गिरी हुई होंगी और ज़्यादा भी होंगी। आधे लोग ये सोच रहे होंगे विराट कोहली के बारे में कि अभी विराट कोहली साहब की जो है परफॉर्मेंस गिरी हुई है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग ये भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करेंगे और शायद इंडिया को मदद कर सकते हैं एशिया कप जीतने में। फिर हैं सूर्या कुमार यादव। तो सूर्या कुमार यादव एक राइजिंग स्टार है और बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और अभी इनका रैंकिंग में दूसरा नंबर है T20 पे। तो सूर्या कुमार यादव से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को मेरे ख्याल से, और अगर एशिया कप में ये टीम में सिलेक्ट होते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो T20 ये खेल रहे हैं एशिया कप से पहले इन T20 मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल है, अच्छी भी है और नॉर्मल भी रही है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है सूर्या कुमार यादव से कि वो अच्छा खेले और अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे रन्स बनाएं और इंडिया को एशिया कप में आगे लेके जाएं। इसके बाद है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और ये भी राइजिंग स्टार है इंडिया के, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1-2 सालों में परफॉर्म किया इंडिया के लिए, और पिछले साल वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, उसमें भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और ये परफॉर्म अच्छा करते ही हैं, अच्छा खेल लेते हैं। तो T20 के हवाले से भी ऋषभ पंत अच्छे प्लेयर हैं, तो ऋषभ पंत से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया को एशिया कप जिताने में मदद करें। इसके बाद ऑलराउंडर की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या है और रविंद्र जडेजा और
मेरे ख्याल से रविचंद्रन अश्विन भी ऑलराउंडर ही हैं, बैटिंग भी कर ही लेते हैं वो। तो ये 3 बेहतरीन ऑलराउंडर इंडिया के पास मौजूद हैं इस स्क्वाड में एशिया कप के लिए। तो हार्दिक पांड्या अच्छे हिटर हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। जब हार्दिक पांड्या हिटिंग करने पे आते हैं तो बड़ा अच्छा हिट करते हैं, रन्स बना देते हैं, कम बॉल्स पे ज़्यादा रन्स बना देते हैं। और T20 में चाहिए भी यही होता है कि आप ज़्यादा रन्स बनाएं, क्योंकि बॉल्स कम होती हैं और रन्स बनाने होते हैं। जाहिर सी बात है, T20 का फॉर्मेट ही यही है। तो बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों अच्छी कर लेते हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन देखते हैं कि एशिया कप 2022 में क्या हार्दिक पांड्या अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं कि नहीं। इसके बाद हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा मेरे ख्याल से 5वें 6ठे नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं और ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसपे अगर T20 की बात करें तो अगर इस पोजीशन पे बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो मेरे ख्याल से 4 या 3 ओवर बचे होते हैं, तकरीबन 24 बॉल हैं। तो उस 4 ओवर्स में यही होता है कि आपको बस हिटिंग ही करनी है, उसमें ये नहीं होता कि आप थोड़ा सा रोक लो या सिंगल डबल ले लो। अगर तो शुरू के प्लेयर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो 6ठे नंबर का प्लेयर जल्दी आ जाता है बैटिंग करने और उसको ज़्यादा बॉलें खेलने के लिए मिल जाती हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर भी पाता है। तो देखते हैं रविंद्र जडेजा कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और जडेजा जो हैं वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी एशिया कप में और इनसे भी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कुछ कर या इंडिया के लिए इस एशिया कप में। और रविचंद्रन अश्विन भी बॉलिंग के साथ साथ प्लस अब वो बैटिंग करने लगे हैं। थोड़ी इतनी ये नहीं कहेंगे कि वो एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन हाँ चल जाएंगे, थोड़ा बहुत वो रन स्कोर करके दे सकते हैं। और अश्विन की बॉलिंग के बारे में तो सबको पता ही है, अच्छी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं स्क्वाड में। अब आ जाते हैं बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग में है भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान। तो ये कुछ फास्ट बॉलर हैं इंडिया के पास और फास्ट बॉलर में हार्दिक पांड्या भी हैं इंडिया के पास। और अगर भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करें तो ये एक स्विंग बॉलर है, यानी कि बॉल को अच्छा स्विंग करते हैं। इनका पेस तो इतना नहीं है, 135 के करीब आता है, लेकिन इनकी जो बॉल स्विंग होती है, बॉल की जो वेरिएशन है वो थोड़ी ख़तरनाक है, बैट्समैन घबरा जाता है। जिन जिन लोगों ने भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग करते हुए देखा है उनको पता होगा कि किस तरीके की बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार करते हैं और इनकी बॉलिंग से बैट्समैन भी घबरा जाता है। तो भुवनेश्वर कुमार हैं, एक बॉलर हैं। इसके बाद हैं अर्शदीप सिंह, ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। इसके बाद हैं अवेश खान, ये भी एक नए प्लेयर हैं और राइजिंग स्टार हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखी थी IPL में और अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, इनका अच्छा पेस भी आता है। और अभी शायद किसी से सीरीज़ हुई थी इंडिया की, वेस्ट इंडीज़ से शायद, तो उसमें भी ये थे और अच्छी फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी एशिया कप में और मेरे ख्याल से इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है इस एशिया कप के स्क्वाड में। तो ये बॉलर्स थे, तो बैट्समैन आपके सामने इस स्क्वाड के, और फिर ऑलराउंडर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, दिनेश कार्तिक हैं और ऋषभ पंत हैं। इसके बाद बॉलर्स हैं और ये एक अच्छा स्क्वाड लग रहा है दिखने में और स्ट्रॉन्ग भी है काफ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया की बैटिंग लाइन, और इस स्क्वाड के हिसाब से इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, विराट कोहली की फॉर्म अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या पता विराट कोहली की फॉर्म वापस आ जाए एशिया कप में। तो ये जो बैटिंग लाइन है इंडिया की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, और बाकी ऑलराउंडर हैं वो तो दोनों बैटिंग बॉलिंग कर ही लेते हैं। तो ये जो स्क्वाड है इंडिया का, इसको देख के आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है इस एशिया कप के लिए। और मेरे ख्याल से एशिया कप इंडिया इस स्क्वाड के साथ जीत सकता है। और पाकिस्तान का भी स्क्वाड ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान का भी स्क्वाड अच्छा है। और पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड को देखें तो दोनों का स्क्वाड अच्छा है और एक टफ मैच भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते कि मैच कैसा हो, वन साइडेड भी हो सकता है। तो ये एक स्क्वाड था इंडिया का जिसके ऊपर बात की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ईशान किशन के हवाले से, वो भी एक राइजिंग स्टार इंडिया के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपर है, और इनको सीरीज़ में सिलेक्ट किया था शायद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इससे पहले भी शायद सीरीज़ में खेल चुके हैं इंडिया के लिए। और मैंने उनको ऐसा देखा है कि वो कभी चल जाते हैं और कभी नहीं चल पाते। तो ये जो चल जाते हैं और नहीं चल जाते हैं ना, इसके ऊपर शायद इनको स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन इनसे ये थी कि क्या पता चलें, क्या पता ये नहीं चल पाए, और अगर नहीं चले तो फिर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए शायद इनको इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया इस स्क्वाड में। लेकिन वो बैट्समैन अच्छे हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस को अगर बरकरार रखें तो टीम में जगह बन सकती है। बाकी ये सारा स्क्वाड आपके सामने है।
तो देखते हैं इस स्क्वाड के हिसाब से इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस एशिया कप में। अगर कंडीशंस की बात करें तो इंडिया ने मेरे ख्याल से दुबई में मैचेस खेले हैं और पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL दुबई में हुआ था। तो इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनको दुबई की कंडीशंस सूट करती हैं। उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं दुबई में, और इससे पहले जो एक एशिया कप हुआ था वो दुबई में हुआ था और वो एशिया कप इंडिया ने जीत लिया था। तो इंडिया को जो कंडीशंस हैं दुबई की वो सूट करती हैं इंडियन प्लेयर्स को। तो ऐसा लग तो रहा है कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करेगी दुबई में, और इंडियन टीम का स्क्वाड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं कि क्या होता है एशिया कप में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंडियन स्क्वाड में एक प्लेयर की कमी है जो कि इंडिया को बहुत से मैचेस जितवा भी चुके हैं, और जसप्रीत बुमराह उनका नाम है। और जसप्रीत बुमराह जो है शायद बैक की इंजरी की वजह से इस स्क्वाड से बाहर हो गए, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इस स्क्वाड में होना चाहिए था। और ये एशिया कप है, कोई छोटा सा टूर्नामेंट नहीं है। तो इस टूर्नामेंट में इंडिया को ऐसे मैच विनिंग प्लेयर की कमी तो महसूस होगी। और जसप्रीत बुमराह के बारे में सभी जानते हैं और इनके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं। जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बेहतरीन बॉलर हैं और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में उनका नाम आता है। तो इस एशिया कप में जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस होगी इंडिया को, और ये हमें देखने के लिए भी मिलेगा इस एशिया कप में। और बड़े बड़े मैचेस में जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हारा हुआ मैच इंडिया को जितवा देते हैं वो। तो देखा जाएगा इस एशिया कप में कि जो इंडियन स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स शामिल हैं वो जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस होने देते हैं कि नहीं होने देते। तो जसप्रीत बुमराह नहीं है, इसका तो नुकसान होगा ही इंडिया को, और जसप्रीत बुमराह की कमी भी महसूस होगी इंडिया को। लेकिन जो अभी इंडिया का स्क्वाड है उसमें बॉलर्स ऐसे हैं कि जिनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया, यानी कि एक प्लानिंग के हिसाब से अगर खेली टीम इंडिया की तो जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया इंडिया को, जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है। तो देखते हैं इस एशिया कप में बाकी के बॉलर्स, इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं टीम के लिए। और जो स्क्वाड है वो तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जो बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं और इंडिया को मैच जितवा सकते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं जो भी ये फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलिंग करते हैं और विकेट्स लेते हैं, एक मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो कमी तो महसूस होगी इंडिया को। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। एशिया कप 2022 के लिए इंडियन टीम का जो स्क्वाड ऐलान हुआ है इसके बारे में इस वीडियो में बात की गई है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।